इन्फेक्शन कंट्रोल का चैप्टर 10। कौन सा चैप्टर है? सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर करेंगे, एक एक टॉपिक आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, तो देख लेते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर सिस्टेमिक गाइडलाइंस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। कैसी होती हैं? सिस्टेमिक होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में यूज होती हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड हजार्ड्स एंड टू एंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स। जो हॉस्पिटल्स में यानी कि जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ इंजरीज हो सकती हैं, हजार्ड्स जो होते हैं, खतरे जो होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए और पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए और विजिटर्स जो पेशेंट के साथ आते हैं या किसी भी काम से हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आगे देख लेते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल में आता है 5S सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5S सिस्टम समझ लेते हैं क्या होता है। क्या है 5S सिस्टम? ये क्या है? ए वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। एक वर्क प्लेस यानी कि जिस जगह पे काम होता है, जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मेथड है ये। क्या? 5S सिस्टम। इससे क्या होता है? सेफ्टी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, इफिशियंसी मतलब ये क्या हो जाती है? इम्प्रूव होती है। तो देख लेते हैं इस 5S सिस्टम में कौन कौन से 5 पॉइंट आते हैं। ये मेन 5 पॉइंट हैं। सॉर्ट, पहला होता है सॉर्ट, दूसरा होता है सॉर्ट इन ऑर्डर, ठीक है, थर्ड होता है साइन, फोर्थ होता है स्टैंडर्डाइज एंड फिफ्थ पॉइंट होता है सस्टेन। ये 5S सिस्टम होता है। अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। पहला है सॉर्ट। इसका मतलब है रिमूव अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको वहाँ से हटा देना है। वर्क प्लेस से, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ से जो अननेसेसरी आइटम्स हैं, जो हमारे काम वाले नहीं हैं, उनको सॉर्ट कर देना। ये हो गया पहला पॉइंट। सॉर्ट इन ऑर्डर का क्या है? उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, जिनकी ज़रूरत है, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें रिमूव करना है, और जिन आइटम्स की ज़रूरत है उनको प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है साइन। इसमें क्या करना है? क्लीन द वर्क प्लेस रेगुलरली। जो वर्क प्लेस है जहाँ हम काम कर रहे हैं उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइज। मतलब जो है, जो प्रोसीजर्स हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ होने चाहिए वहाँ पे। हर किसी प्रोसीजर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, सब कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं सब फॉलो होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन एंड कंटिन्यू दी 5 प्रैक्टिसेस। ये जो 5 प्रैक्टिस हैं इनको क्या करना है? मेंटेन रखना है और इनको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये 5S सिस्टम होता है, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ठीक है, इससे क्या करते हैं? सेफ्टी इम्प्रूव करते हैं। आगे देख लेते हैं रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी क्या होती है देख लेते हैं। जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें रेडिएशन यूज़ की जाती है, तो उसके लिए सेफ्टी यूज़ की जाती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है स्टाफ को और पेशेंट्स को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर। जो हार्मफुल रेडिएशन है, जो हार्मफुल होती है रेडिएशन, उसके एक्सपोजर में, उसके कांटेक्ट में आने पर प्रोटेक्ट करती है स्टाफ को भी और पेशेंट को भी। तो कैसे करती है? जो लेड एप्रन होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, थायराइड शील्ड्स होती हैं और पीपीई का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपोजर टाइम है वो लिमिट करना है, मतलब कम से कम करने की कोशिश करनी है। रेडिएशन का कांटेक्ट में आने का जो टाइम है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन सोर्स। जो रेडिएशन सोर्स है उससे एक ठीक मतलब थोड़ी दूरी बना के रखनी है उससे। ठीक है ना। अगला पॉइंट है यूज़ रेडिएशन वार्निंग साइंस। जो रेडिएशन वार्निंग साइंस होते हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है ना, साइंस का। और एक अलारा प्रिंसिपल होता है, ALARA, अलारा प्रिंसिपल, इसको फॉलो करना है। इसका मतलब होता है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। ठीक है, अगला टॉपिक है लेज़र सेफ्टी। लेज़र सेफ्टी क्या करती है? इसे मतलब लेज़र सेफ्टी भी हार्म कर सकती है पेशेंट्स को, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, नर्सिस हैं, मतलब केयर प्रोवाइडर जो है उनको हार्म कर सकती है। तो उसके थ्रू जो इंजरी होती है लेज़र सेफ्टी में उसको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, जो लेज़र इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू जो इंजरी हो सकती है उसको प्रिवेंट किया जाता है। देख लेते हैं कैसे करते हैं। प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स पहनने हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स। डिस्प्ले लेवर वार्निंग साइंस। ठीक है, साइंस।
अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू लेज़र बीम, जो लेज़र बीम होती है उसके कांटेक्ट में आने का जो टाइम है वो कम से कम करना है, ठीक है। एंश्योर ट्रेन पर्सनल ऑपरेट लेज़र डिवाइसेस, जो लेज़र डिवाइसेस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो उसे ऑपरेट कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसे मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उसे ऑपरेट करने लग जाए। फॉलो प्रॉपर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस भी प्रॉपर रखने हैं, ठीक है। आगे है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पहले देख लेते हैं, देखो किस मतलब 5 तरीके में बांटा गया है जिन चीज़ों से फायर का हार्म हो सकता है। क्लास ए में आते हैं सॉलिड मटेरियल, जैसे वुड हो गए, पेपर हो गए, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है। क्लास बी में आते हैं फ्लेमेबल कुछ लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, कुछ ऑयल्स होते हैं, ठीक है। क्लास सी में आती हैं इलेक्ट्रिकल फायर्स, ठीक है। और क्लास डी में आती हैं मेटल फायर्स, जो कुछ मेटल्स होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं फायर को लेके। क्लास के में आती हैं कुकिंग ऑयल एंड फैट फायर्स, ठीक है। जो कुकिंग ऑयल होता है उनसे भी क्या हो सकता है, फायर का हार्म हो सकता है। तो जब फायर हो जाती है तो सबसे पहले इन्फॉर्म कैसे हो जाता है, मतलब कैसे ये सब में खबर फैलती है कि मतलब फायर हो गई है, फायर सेफ्टी की ज़रूरत है। तो स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं हॉस्पिटल में, हीट डिटेक्टर्स लगे होते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम होता है। इनके थ्रू क्या होता है, जो स्टाफ होता है उसको वो अवेयर हो जाता है कि फायर अलार्म बज रहा है, मतलब कि फायर सेफ्टी की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए किसी हॉस्पिटल में, किसी हेल्थ केयर सेटिंग में, ठीक है। तो देख लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो फायर को ख़त्म करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फोम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के पंप होते हैं, ठीक है। और ड्राई पाउडर होते हैं कुछ, जिनके थ्रू फायर को ख़त्म कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट्स होने चाहिए, फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए, ठीक है, वाटर जिसमें आता है, कुछ केमिकल्स भी आते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं जो कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हैजमैट, हजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हजार्डियस मटेरियल होते हैं जिनसे खतरा हो सकता है पेशेंट को, स्टाफ को, उनसे कैसे सेफ्टी करनी है, ठीक है। जो हार्मफुल केमिकल और सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनसे कुछ खतरा हो सकता है, ये हजार्डियस हो सकते हैं पेशेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, तो उसको प्रिवेंट करना है, उनका जो हार्मफुल एक्सपोजर है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पिल देख लेते हैं पहले। स्पिल के जो टाइप कितने होते हैं, ये 4 तरह का होता है। मतलब जो केमिकल्स होते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, स्पिल का मतलब थूकना होता है। जैसे मतलब कहीं पे कोई केमिकल स्पिल हो गया, या कोई बायोलॉजिकल स्पिल, रेडियोलॉजिकल स्पिल और मर्क्यूरी स्पिल, ये 4 तरह से होता है टाइप्स ऑफ स्पिल, ठीक है, जिनसे हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। केमिकल स्पिल, कोई केमिकल कहीं पे गिर जाए। बायोलॉजिकल स्पिल, कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है जो इन्फेक्टेड है, ऐसे करके रेडिएशन से हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। अब इसका स्पिलेज मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी कि हजार्डियस मटेरियल्स जो हैं इनसे सेफ्टी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस स्पिल्ड, जो सब्सटेंस स्पिल हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, पीपीई का यूज़ करना है। क्लीन जो कंटेन एंड क्लीन स्पिल सेफली, जो स्पिल है कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल स्पिल हो सकता है, कोई रेडियोलॉजिकल स्पिल हो सकता है, मर्क्यूरी स्पिल हो सकता है, उसको अच्छे तरीके से कंटेन करना है, उठाना है और उसको सफाई करना है, मतलब उसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से। डिस्पोज ऑफ वाटर एज पर गाइडलाइंस, वाटर जो है, पानी जो है, उसको डिस्पोजेबल जो होता है, डिस्पोज जो करते हैं पानी को, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। रिपोर्ट द इंसिडेंट्स, स्टाफ को इंसिडेंट जो हुआ है, ये स्पाइलेज जो हो चुका है उसका रिपोर्ट करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट्स। ये क्या होती है, MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट्स, देख लेते हैं क्या होती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन, ये जो मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट्स होती हैं, MSDS होती हैं हॉस्पिटल्स में, ये क्या करती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उनके हैजार्ड्स हैं और जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं उनके, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होती है MSDS में, ठीक है। सेफ़ हैंडलिंग कैसे करनी है उनकी, और उनकी स्टोरेज कैसे करनी है, उनको कैसे स्टोर करके रखना है, इस सब की इन्फॉर्मेशन होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट्स में, ठीक है। इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड मेजर्स होते हैं, ठीक है ना, जो इमरजेंसी और फर्स्ट एड के मेजर्स होते हैं ना, वो भी इसमें
उनकी भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एनवायरमेंटल सेफ्टी। हम इसके बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, कैसे करते हैं, आगे अब यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एनवायरमेंटल सेफ्टी, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा। एंश्योर्स अ हेल्दी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। जो एनवायरमेंटल सेफ्टी होती है, जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, हेल्दी है, इसको एंश्योर करता है, उसको कंफर्म करता है। ठीक है, इसके रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट होता है एनवायरमेंटल सेफ्टी के अंदर। तो ये क्या होता है, तो क्या करते हैं रिस्क असेसमेंट में, देख लीजिए। आइडेंटिफाई हजार्ड्स। ठीक है, जो हजार्ड्स होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिस्क्स होते हैं उनको इवेलुएट करते हैं, मतलब किस किस चीज़ से रिस्क हो सकता है, किस किस चीज़ से हजार्ड हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, और उनको कंटिन्यू देखते रहते हैं, जैसे एनसीपी बनाते हैं ना, कुछ कुछ उस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसका इवेल्युएशन करना है। ठीक है, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो मीजर्स होते हैं वो अप्लाई करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसके बाद उसका रिव्यू लेना है रेगुलरली। ठीक है, रिस्क असेसमेंट आया समझ में। आगे देख लेते हैं एस्पेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। एस्पेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस, तो ये क्या होता है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। जो एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, उसे पॉल्यूटेड करती हैं या पैथोजेनिक करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एस्पेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, असेस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको असेस करते हैं। टेक प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस, कापा बोलते हैं ना, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस ये लेने हैं। ठीक है ना, ये हमने पीछे पढ़ा था। आगे देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होता है भाई, इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके थ्रू हम एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स की डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैसे होता है, डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ओटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, कंट्रोल्ड होनी चाहिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, आईसीयू जो होती है, आईटी ओटी क्या है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट टेम्परेचर एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है ना, और जो वार्ड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे स्पेसिमेंट्स हैं या कोई पेशेंट आया या जैसी भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है लेबोरेटरीज में। तो ये ज़रूरी है मेंटेनेंस करना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑडिट्स। ऑडिट क्या होते हैं, ऑडिट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑडिट के बारे में। ऑडिट जो होता है ये बेसिकली क्या है, एक केयरफुल चेक है। देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑडिट इज बेसिकली अ केयरफुल चेक और रिव्यू डन टू मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट। मतलब कि जो भी हमने कोई कदम उठाया, जो भी कोई हमने स्टेप लिया है किसी प्रोसीजर में, पेशेंट को कोई मेडिसिन प्रोवाइड करने में, उसके लिए सब कुछ ठीक है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से क्रॉस मैच होता है ऑडिट। ठीक है, बेसिकली क्रॉस मैच होता है, केयरफुल चेकिंग होती है, या फिर रिव्यू कह सकते हैं, दोबारा से व्यू करना, देखना कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेटिंग में। ठीक है, अब ये 3 तरीके का होता है, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट और आपका सेफ्टी कॉम्प्लियंस ऑडिट। ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। आगे देख लेते हैं इमरजेंसी कोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में भी। इमरजेंसी कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो हॉस्पिटल में जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है उनके लिए कोई कोड बनाए गए हैं सबके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कोड रेड होता है, कोई फायर हो गई है, मतलब फायर का खतरा हो गया है, तो कोड रेड यूज में आएगा। ठीक है, कोड ब्लू होता है जो यूज़ होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, हार्ट अटैक की कंडीशन हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसमें कोड ब्लू होता है। कोड येलो होता है डिसेस्टर के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह या कोई ऐसा डिसेस्टर हो गया, आप जानते ही होंगे, उसके लिए होता है कोड येलो। कोड पिंक होता है इन्फेंट एबडक्शन, यानी कि अगर छोटे बच्चों का किडनैप हो जाता है, वो उनका कोई एबडक्शन हो जाए तो कोड पिंक यूज़ होता है। ठीक है ना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
और सारे टॉपिक हैं आईएनसी के सिलेबस वाले, मतलब आपके पेपर में जितना भी कुछ आएगा ना सब कुछ कवर किया है, पूरी प्लेलिस्ट बना दिया इन्फेक्शन कंट्रोल की, सारे टॉपिक सारे पूरी की पूरी इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ाई है, ठीक है ना, पूरी उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। जैसे अगर हॉस्पिटल में बॉम्ब की थ्रेट है या कोई खतरा है बॉम्ब का लग रहा है महसूस हो रहा है तो ब्लैक कलर का जो कोड है वो यूज़ होता है, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर होता है वो हजार्डियस मटेरियल स्पिल जो होते हैं, जो स्पिल अभी उनका मैनेजमेंट पड़ा था, ठीक है, उसके लिए कौन सा कोड यूज़ में होता है, ऑरेंज। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रोल ऑफ नर्स इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। अगर डिजास्टर हो जाए यानी कि अर्थक्वेक वगैरह कोई मतलब कोई भी डिजास्टर हो गया है तो फिर उस टाइम पे नर्स का क्या रोल होता है देख लेते हैं, रोल ऑफ नर्स। डिजास्टर नर्सिंग स्टार्टेड विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ ये शुरू हुई, ये देख सकते हैं पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एक्टिवेट द डिजास्टर प्लान इन देयर हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे भी वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एकदम से डिजास्टर प्लान एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू अदर मेडिकल फैसिलिटीज़, जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए तो खासकर जैसे ही कोई डिजास्टर होता है तो एकदम उनको क्या करना है, किसी दूसरी मेडिकल फैसिलिटी में ट्रांसपोर्टेशन करवाना है उनका, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिस्क, जो रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका एनालाइजेशन करना है, ठीक है। प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। तो आपका 10th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।